अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी, सेहत आफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा बेटा, हमने मुख़्तसरन इस कोर्स का तारुफ़ देख लिया था। आज हमारी ऑपरेशन फर्स्ट लाइव क्लास है CFAP 5 की। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि वीकली हमने किस तरह से कवरेज करनी है, हमारे लेक्चर्स की हमने वीकली कवरेज किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा भाई, ये सारे के सारे CFAP 5 की वीडियोस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी CFAP 5 की वीडियोस हैं जो पोर्टल पर आपके पास अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी ये वीडियोस आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल हैं 154, 155। लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ बस इंट्रोडक्टरी हैं। कोई 5 मिनट की भी, कोई 10 मिनट की भी है, 1.5 घंटे की भी, 2 घंटे की भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई कंटेंट है, लेकिन बहरतौर जो भी कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, ये आपने कवर करना है। अच्छा, हमारी कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश ये होगी, एक तो आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही होंगी, सही, और ये आपका काम है कि आपने इन रिकॉर्डेड वीडियोस को कवर करना है। जज़ाकल्लाह। आपने इन रिकॉर्डेड वीडियोस को कवर करना है। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होंगे, हमारे जो वीकली लाइव क्लासेस होंगी, वो वीकली लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको पता ही है। अभी तो मैं हफ्ते में 2 ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी हफ्ते में हम 1 लें, 2 भी लें, 1 भी लें। लेकिन आपकी प्रिपरेशन बैक एंड के ऊपर चल रही होगी और आप लोग ये वाले लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे। अच्छा, तो ये लेक्चर्स थोड़े से मैं रीअरेंज करूँगा पोर्टल के ऊपर, क्योंकि इस तरह से मिसाल ले रहा हूँ, बिजनेस इनकम के बाद कुछ सेल्स टैक्स की ये लेक्चर्स आ रहे हैं 7 तक लेक्चर्स, फिर बिजनेस इनकम के आ रहे हैं, तो सेल्स टैक्स के फिर सारे सेल्स टैक्स के फोल्डर में डाल दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा करूँगा मैं, इसको स्ट्रक्चर में कर दूंगा। अच्छा, सीक्वेंस आपने किस तरह से रखनी है? रेकमेंडेड सीक्वेंस। अच्छा, रेकमेंडेड सीक्वेंस के अंदर आप बिल्कुल वही सीक्वेंस रख सकते हैं जैसी सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है, यानी कि आपको कोई सीक्वेंस को ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल ये वाली सीक्वेंस रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ओरिएंटेशन से स्टार्ट किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपने ये वीडियोस कवर कर ली, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स पर आ गए, फिर आपने ये वीडियोस कवर कर ली, फिर आप बिजनेस इनकम पर आ गए, और बिजनेस इनकम चूँकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने बिजनेस इनकम पहले कवर कर लिया। ठीक है, सेल्स टैक्स आपने भले सेल्स टैक्स एक साथ कवर करना है, अभी कवर नहीं करना, तो अभी ये 7 लेक्चर्स आप कवर ना करें, इसको सेल्स टैक्स के साथ कर लें। फिर आपने बिजनेस इनकम 2 शुरू कर दिया, जिसमें अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, MTR, FTR के कॉन्सेप्ट्स आ गए, ये आपने शुरू कर दिया। ठीक है, फिर आपने प्रॉफिट ऑन डेट, थिन कैपिटलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये आप इसी सीक्वेंस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने सैलरी शुरू कर दिया। सैलरी वैसे अनइम्पॉर्टेंट है, CA फाइनल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है, इससे नहीं आती चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कवर ज़रूर कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहता है, कैपिटल गेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बाहर तौर मेरे हिसाब से सैलरी से पहले आप IFP या कैपिटल गेन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, सैलरी को उसके बाद रख लें। लेकिन इसी सीक्वेंस से अगर आप चल रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कवर आपने सब अगर करना है, कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है, तो आप इसी सीक्वेंस से चल सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सीक्वेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि सेल्स टैक्स आपने एक साथ रख लिया, सेल्स टैक्स में पूरा एक साथ ही रिवाइज करवाऊँगा। ठीक है,
फिर जब सेल्स टैक्स आपने कवर किया तो एफईडी और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये तो बिल्कुल छोटा ऐसा है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसके अंदर सारी हर चीज़ आपके लिए कंसोलिडेट और समराइज कर दी है, तो वो आप देख लेंगे, वो मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि ये मैंने आपको बता दी सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये एक्नॉलेज कर दें कि क्या ये बात सबके पल्ले पड़ गई है, एक्नॉलेज कर दें मुझे। यही सीक्वेंस आप चला सकते हैं, बिल्कुल यही सीक्वेंस आप चला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल यही सीक्वेंस आप चला सकते हैं। तो क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है? ज़रा कंफर्म कर दें, एक्नॉलेज कर दें मुझे। ठीक है बेटा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो हमारी वीकली लाइव क्लासेस होंगी वो किस पैटर्न पर होंगी। अच्छा, अब आप में से हो सकता है कि किसी ने कुछ क्लासेस कवर की हों, कुछ क्लासेस कवर ना की हों, किसी ने वीक के बाद इतने कवर कर लिए हों, किसी ने वीक के बाद 20 कवर कर लिए हों। सो योर कवरेज कुड बी एट एनी स्टेज, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमारी वीकली क्लासेस होंगी ना, उसके अंदर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक समराइज्ड ओवरव्यू आपको ज़रूर दूंगा। तो वो वीकली लाइव क्लास आपके लिए बहुत और हर सूरत में इम्पॉर्टेंट रहेगी कि अगर आपने कोई टॉपिक कवर किया है या कोई टॉपिक आपने कवर नहीं किया है, सही है, तो वीकली लाइव क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। और उन वीकली लाइव क्लासेस में भी हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आज मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिडक्टिबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट्स, यानी कि सैटरडे की क्लास में मैं पूरा डिडक्टिबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट्स रिकैप कर लूँगा, सही है। अच्छा, फिर अगली क्लास में हम बिजनेस इनकम पार्ट 1 रिकैप कर लेंगे, फिर हम बिजनेस इनकम पार्ट 2 रिकैप कर लेंगे। अच्छा, हमारी रिकैप की सीक्वेंस क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। लाइव क्लासेस में हमारी रिकैप की सीक्वेंस होगी, मिसाल के तौर पर सबसे पहले, ठीक है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम ये रिकैप करेंगे, फिर 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 हम ये रिकैप करेंगे, लॉसेस को छोड़ देंगे, ग्रुप रिलीफ को भी छोड़ देंगे, इससे भी पहले हम ये रिकैप करेंगे, अच्छा क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरी सीक्वेंस है, बस ये मेरे दिल में आ रहा है इसलिए हम इसको इस तरह से रिकैप करेंगे। ये हो गया, ये मैंने रिकैप में डाल दिया, फिर मैंने ये भी डाल दिया, फिर मैंने एओपी की टैक्सेशन भी डाल दी, फिर मैंने प्रॉफिट और डेट एंड थिन कैपिटलाइजेशन भी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक सेशन के अंदर हम इस सैलरी को रिवाइज कर लेंगे, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिवाइज होगा। अभी कितने कितने सेशंस में होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको, एक आइडिया दूंगा आपको मैं, बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
अच्छा भाई, फिर होगा IFOS, फिर जो हमारी चीज़ें रह गई हैं, फिर होगा हमारा लॉसेस, फिर होगा हमारा ग्रुप रिलीफ, फिर होंगे हमारे एडवांस टैक्स के सेक्शंस, फिर होंगे हमारे जो भी बचा कुचा माल है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ नज़र आ रहा है सब कुछ। जो मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर, क्या आपको वो नज़र आ रहा है, या मैं ऐसे ही किए जा रहा हूँ, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है? बस ठीक है, नज़र आना चाहिए। तो हमने ये भी कर लिया। मैंने ये भी रीकैप और रिवीजन में डाल दिया। फिर आएगा हमारे पास सेल्स टैक्स। FED, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हमारा ये हमारा एक रिवीजन सीक्वेंस आपके सामने आ गया। अब आप लोग कहीं भी हों, लेक्चर के किसी भी स्टेज पर हों, हमारी लाइव क्लासेस की जो रिवीजन की सीक्वेंस है वो इसी हिसाब से चलेगी, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। ये लाइव क्लासेस की रिवीजन और प्रैक्टिस सीक्वेंस इसी हिसाब से चलेगी। तो जहाँ जहाँ जो रिवीजन होगा वो रिवीजन आता रहेगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे पास पेपर का लगता रहेगा मैं उसको प्रैक्टिस करता रहूँगा लाइव सेशन के अंदर। तो लाइव सेशंस हमारे इस सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मुझे इसको रिवाइज कराने में एक की जगह 2 लाइव सेशन लग जाएं, इसको रिवाइज कराने में एक की जगह 2 लाइव सेशंस लग जाएं, इसकी प्रैक्टिस के अंदर 2 लाइव सेशंस लग जाएं। वो सीक्वेंस हमारी अलग चलेगी, वो रिवीजन की सीक्वेंस है, वो प्रैक्टिस की सीक्वेंस है, रिवीजन और प्रैक्टिस की सीक्वेंस है। आपकी पोर्टल की सीक्वेंस आप लोग करते रहिए। मैंने हमारी लाइव क्लासेस की रिवीजन और प्रैक्टिस सीक्वेंस आपको बता दी है। अब पोर्टल की सीक्वेंस आप कोशिश करें इसी हिसाब से लेकर चल लें। जी, ये गूगल ड्राइव पर ही है हिशाम, ये उसी ड्राइव पर मैंने रख दिया है और उसी के अंदर मैंने Ctrl+S कर दिया तो सेव भी हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, अभी गूगल ड्राइव का क्या सीन है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको मैं बता दूं कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है जो गूगल ड्राइव पर हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये जो लिंक है, ये जो रजिस्टर्ड ग्रुप होगा, उस रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर ये लिंक शेयर हो जाएगा। उसके अंदर हमारे सारे क्लास के डॉक्यूमेंट्स, हैंडआउट्स, सोर्स मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल, नोट्स, नोटिंग्स, वर्किंग फाइल सारी उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, सही है। वो लिंक आप लोगों से शेयर हो जाएगा। तो जो भी मैं नोटिंग करूँगा, सॉल्व करूँगा, एनोटेट करूँगा हैंडआउट के ऊपर, मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा, यानी उसको सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो जो फोल्डर का लिंक आपके पास मौजूद है उसमें जो फाइल पड़ी हुई है वो अपडेट हो जाएगी। आपके पास उसमें छेड़खानी करने के राइट्स नहीं होंगे, एडिट करने के राइट्स नहीं होंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ खाली व्यूइंग राइट्स होंगे आपके पास, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं।
लेकिन आप उस फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यूइंग एक्सेस है आप लोगों के पास। तो मैं उसमें जब कंट्रोल एस करूँगा तो वो सेव हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट मैं उसमें डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो वो फोल्डर का लिंक है, उस फोल्डर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये फाइल भी पड़ी हुई है। तो फोल्डर का लिंक भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर हो जाएगा, रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक सब मेरे साथ एक पेज पर हैं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दें जल्दी से, ठीक है। बाकी भी सब एक्नॉलेज कर दें बेटा। यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न? अच्छा, ये हैं हमारी एग्जिस्टिंग वीडियोस, ये हमारी सारी हैं एग्जिस्टिंग वीडियोस। इसके अंदर से कुछ वीडियोस मैं रिप्लेस भी करूँगा, ठीक है, कुछ वीडियोस मैं रिप्लेस भी करूँगा, लेकिन ये एग्जिस्टिंग वीडियोस जो रिप्लेस करूँगा वो आपके पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये है हमारे पास लाइव सेशंस का सीक्वेंस। अच्छा, अब हमारे पास डेज कौन कौन से हैं? हमारे पास डेज होंगे 2 वीकली लाइव सेशंस। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा बेटा, स्क्रीन पे तो अच्छा, मैंने वैसे स्क्रीन ही शो की हुई, अभी मैंने कोई विंडो शो नहीं की हुई, तो स्क्रीन ही शो हो रही है, तो जो भी आपको नज़र आएगा सब नज़र आएगा। अच्छा, 2 वीकली लाइव सेशंस होंगे, डेज हैं हमारे अभी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप में से कौन है जो BFD की भी लाइव क्लास ले रहे हैं? सॉरी, अभी है थर्सडे और सैटरडे। अच्छा, आप में से कौन है जो BFD की भी लाइव क्लास ले रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो अगर तो हमारे स्टूडेंट्स ना हुए जो BFD, क्योंकि BFD की शायद फ्राइडे वाले दिन है, अगर तो हमारे स्टूडेंट्स कॉमन ना हुए और फ्राइडे के साथ उनका क्लैश ना आ रहा हुआ, तो फिर हो सकता है मैं अपना सेशन फ्राइडे को भी रख लूँ, फ्राइडे को थर्सडे की जगह फ्राइडे को रख लूँ, ठीक है। लेकिन बहरतौर 2 दिन होंगे और टाइमिंग होंगी प्रेफरेबली 6:30 to 9:30 PM, ठीक है दानियाल। अच्छा, मैं समझ गया हूँ, और सही देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, थर्सडे सैटरडे रख लेंगे, या अगर कभी मैं थर्सडे ना ले सका, मैंने फ्राइडे रख ली, तो जिसका अगर क्लैश आ रहा हुआ वो एक ले ले क्लास, फिर वो दूसरी रिकॉर्डेड पे ले ले, पोर्टल पर लग जाएगी फ़ौरन से नेक्स्ट डे, कभी ऐसा अगर हो जाए तो। अदरवाइज आई विल ट्राई टू अवॉइड द क्लैश। लेकिन अगर थर्सडे को ना ले सका, मैं फ्राइडे को ले ली मैंने, तो उसमें फिर ये होगा कि आप उसको रिकॉर्डेड वर्जन पे देख लिया आपने। 2 वीकली लाइव सेशन थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा, इसके हिसाब से अब मैं देखता हूँ हमारे लाइव सेशंस होंगे कितने। मैं ज़रा एक टेंटेटिव बेसिस पर कैलेंडर आपके सामने खोल रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक अ वेरी क्लियर प्लानिंग कि आगे किस तरह से। अच्छा, आज हम खड़े हुए हैं, आज है 15 जैन। सॉरी, ये इस फॉर्मेट के ऊपर आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस फॉर्मेट के ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि आप पहले इस फॉर्मेट पे तो लिखो। मैं चाह रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा भाई, मंथ, डेट, ईयर। अच्छा भाई, थर्सडे, और फिर आपके पास है सैटरडे होगी 15th है, 16th और 17th।
अच्छा भाई, फिफ्टींथ, 17th, 22nd, 24th, 29th, 31. Then we have 5th, then we have 7th, इसने कसम खा ली है कि ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने दूंगा मैं आपको। देन 12th, मैं किसी वजह से ये सारी शेड्यूलिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्यों कर रहा हूँ मैं। 14, 'अच्छा बस ये रमज़ान से पहले के सेशंस होंगे जो तकरीबन कोई 10 सेशंस होंगे, सही है। अच्छा, फिर रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के अंदर हमारा कोई सेशन नहीं होगा, रमज़ान के अंदर हमारा कोई सेशन नहीं होगा, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरा उम्रे का सफ़र भी है। फिर रमज़ान के अंदर थोड़ी टाइमिंग भी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ रमज़ान में मेरा उम्रे का सफ़र है और मैं अवेलेबल भी नहीं होऊंगा, और आप लोग भी रोज़े में होंगे, वीडियोस भी बमुश्किल देख रहे होंगे, लेकिन देख रहे होंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, अगर आपकी जो भी क्यूरी होगी उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। आप ग्रुप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी कन्वीनियंस के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, फिर हमारी जो लाइव क्लासेस का सिलसिला है वो रिज्यूम होगा इंशाल्लाह फ्रॉम 26 या 27 मार्च। मैं 26 लिख रहा हूँ, इट कुड बी 27th। एंड 28th। अच्छा, फिर होगा क्या, फिर होगा कुछ इस तरह से। April 2nd, April 4th, नाइन 11 16 18 23 25, 9 11 16 18 23 25। दैट्स इट,
ठीक है। इसका मतलब अंदाजन हमारे ये सेशंस होंगे लाइव रिवीजन सेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा एग्जाम फोकस्ड वर्कशॉप। तीन से 5 दिनों का होगा वो, और वो होगा मंडे, May 1st, Tuesday, Wednesday। इसके अंदर भी प्रैक्टिस ही हो रही होगी, जाहिर सी बात है, पास पेपर्स की रिवीजन भी एक तरह का, पूरे कोर्स का भी और प्रैक्टिस भी। 2 to 3 आवर्स ये सिलसिला रहेगा। तो तकरीबन कोई हमारी वीकली क्लासेस होंगी 20 के करीब, फिर 5 के करीब हमारे होंगे एग्जाम फोकस्ड वेबिनार्स इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये होंगे, ये भी तकरीबन 2 से 3 घंटे के, 2.5 से 3 घंटे के होंगे ये सेशन सारे के सारे। कभी थक गए, आप थक गए, हम थक गए, तो 3 की जगह 2 घंटे का कर लेंगे, हिम्मत होगी तो 2.5-3 घंटे तक चले जाएगा, ठीक है। ये होंगे लाइव सेशंस, और फिर वो 5 होंगे वेबिनार्स। यानी इससे आगे तो हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम 10th मई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर मेरा एक सफ़र है, इसीलिए इसको हम मई पर लॉक कर देंगे, क्योंकि 10th मई से मेरा एक और सफ़र है, हज का सफ़र है इंशाल्लाह। तो इसीलिए हम इसको 5th मई तक हम अपनी सारी चीज़ों को रैप अप कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। मेरे पार्ट पर जो चीज़ें मैंने डिलीवर करनी है वो मैंने इंशाल्लाह ताला कर देनी है, ठीक है। टेस्ट और असेसमेंट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। टेस्ट और असेसमेंट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लाइव क्लासेस होंगी वो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट और असेसमेंट का शेड्यूल और टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो आप ऑन डिमांड कर सकते हैं, जब आप अटेम्प्ट करेंगे वो टेस्ट तो फिर वो सबमिट हो जाएंगे, वो चेक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी कोई टेंशन नहीं लें आप। लेकिन ये कवरेज आपने प्रॉपर करनी है और कोशिश करनी है, आपने लाइव सेशंस ले लेने हैं, नहीं ले पाते तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, कोशिश कर लें लाइव सेशन ले लें। आप लाइव सेशन लेते हैं तो फिर हमें लाइव सेशन कंडक्ट करने की हिम्मत होती है, क्योंकि लाइव, जाहिर सी बात है, जब रिकॉर्डेड कंटेंट होता है तो फिर लाइव सेशन लेने के लिए हिम्मत दरकार होती है। तो जब स्टूडेंट्स होते हैं लाइव सेशन में तो फिर हिम्मत होती है, सही है। अच्छा, जी, प्रॉपर एजेंडा मैंने आपको बता दिया मेरा बच्चा, ये प्रॉपर एजेंडा ही तो था मेरा बच्चा, लाइव क्लासेस का ये प्रॉपर एजेंडा ही तो था। और क्या था, और कैसा प्रॉपर एजेंडा होता है मेरा बच्चा? देखो, अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो अगर आज बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए तो सैटरडे की क्लास में ऑब्वियसली क्या डिस्कस होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टैक्स ईयर और रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने आज रिवीजन या रिकैप करना शुरू किया और ये ख़त्म नहीं हुए, चल रहे हैं ये, तो फिर सैटरडे की क्लास में क्या चलेंगे? यही कंप्लीट होंगे और जो टाइम बच जाएगा डिडक्टेबल अलाउंस शुरू हो जाएगा। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम कोई मशीन तो नहीं है कि हमारे अल्फाज नपे तुले होंगे, एग्जाम्पल्स नपी तुली होंगी, बातें नपी तुली होंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दिस विल बी द सीक्वेंस, ठीक है। और इस यही कवरेज होगी फरहान, ठीक है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कितने मिनट, कितने सेकंड और कितने माइक्रो सेकंड में मैं ये रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर करा दूंगा। सीक्वेंस आपको दे दी, डेज आपको बता दिए। अब माशाल्लाह
आप लोग खुद सारे के सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बाकी की चीज़ें अपनी खुद इंशाल्लाह ताला प्लान उस हिसाब से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें प्लीज़। अच्छा, तो ये मैंने अब 20 लाइव सेशंस मेरे हिसाब से मैंने लिख दिए हैं। हाँ, कभी मिसाल के तौर पर जुमेरात को नहीं हो पाया, जुम्मे को हो पाया तो मैंने अनाउंस कर दिया। कोई सेशन नहीं हो पाया तो ठीक है भाई, वो बात हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। 20 मैंने लिखे हैं मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह करे हम पूरे के पूरे 20 के 20 लाइव सेशंस कर पाएँ। अदरवाइज़ 20 की जगह 15 भी होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से हमारी बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी, बहुत रिवीजन हो जाएगा 20-15 में भी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। क्योंकि इस दफ़ा रिवीजन के लिए मैंने कुछ नई टेक्निक सोची है। जी मेरा बच्चा, नियर टू एग्ज़ाम ग्रैंड रिवीजन, तो ये वही है मेरे बच्चा, ये वही तो सेशन है दानियाल। ये एग्ज़ाम फोकस्ड वेबिनार्स वही सेशंस हैं, ठीक है। ये मई, ये नियर टू एग्ज़ाम आ गए ना, हम जून में एग्ज़ाम है तो मई नियर हो गया ना भाई, सही है। और किसी का कोई सवाल बेटा? अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट देख लूँ नमाज का टाइम क्या है, क्योंकि फिर हम नमाज के बाद स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को। ठीक है, हम 5 मिनट और बात करेंगे और उसके बाद हम नमाज का ब्रेक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7:45 बजे की नमाज है। देख भी लूँ जी, 7:45 बजे की नमाज है, ठीक है बेटा। तो हम कोई आप बात पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला डिस्कशन स्टार्ट करें अपना। अच्छा बेटा, तो हैविंग सेड दैट, ये फाइल भी सेव हो चुकी है, ठीक है। और इसी के हिसाब से अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहला टारगेट है कि हम इसको कवर कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब आप लोग लेक्चर्स देखेंगे तो आपको वीडियोस के हिसाब से खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी नोटिंग किस फाइल में हुई हुई है और किस तरह से हुई हुई है। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, चूंकि स्क्रीन की आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये 2 फोल्डर्स का एक्सेस आपके पास होगा। ये गूगल ड्राइव पर ही फोल्डर हैं, इसमें सारे अपडेटेड लॉज और रेगुलेशंस हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स लॉ भी है, सेल्स टैक्स भी है, सबसे इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन सेशन है, टैक्स रेट कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें CFAP 5 की क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, और CAF 2 की स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एक फ़ोल्डर है हैंडआउट्स और नोटिंग्स का, उसके अंदर हमारे सारे हैंडआउट्स, नोटिंग्स, वर्किंग फाइल्स और चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपको इस फोल्डर का लिंक इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1, कुछ ऐसी 1-2 नोटिंग्स वाली फाइल्स हैं जो पिछले से पिछले अटेम्प्ट की हैं, जो USB करप्ट हो गई थी तो वो रिकवर नहीं हो पाई। तो जाहिर सी बात है, स्क्रीन के ऊपर जो नोटिंग होगी वो आप अपने पास या तो कॉपी कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिएगा, सही। अच्छा, तो इसका रिवीजन और इसका रिकैप ये बाहर तौर आप लोग चैप्टर्स में तो कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में 7:45 बजे नमाज का टाइम है, 7:45 बजे नमाज का टाइम है। इंशाल्लाह ताला ईशा की नमाज आप लोग भी अदा कर लें 8 बजे, 8:05 पर हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना इंट्रोडक्शन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको रिकैप कर लेंगे। अच्छा, ये मेरा बच्चा बुक की फॉर्म में नहीं है, चैप्टर्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बुक हो या चैप्टर्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको मैं कंबाइन कर दूंगा तो बुक बन जाएगी। लेकिन एज सच बुक बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर पर नाम लिखा हुआ है, आप खोलें और कवरेज शुरू कर दें, ख़त्म हुई कहानी, ठीक है। मेन सोर्स आपके लिए
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अच्छा, मैं इस दफ़ा क्या करूँगा इंशाल्लाह, मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रा ये, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मेरे चैप्टर्स हैं, जो मेरा कंटेंट है, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ होगा, वो उसको मैं माइंड मैप्स के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूं समराइज फॉर्म में, ठीक है? माइंड मैप्स के थ्रू डिस्कस करूं, क्योंकि इसके मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत एक्सटेंसिव माइंड मैप्स बना लूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा टूल है गूगल का नोटबुक LM, ठीक है? और उस नोटबुक LM के थ्रू, अब ये जिसको आता है, जैसी बात है ये, ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि मैं इसके थ्रू ऐसे आपको माइंड मैप्स बना दूं, समराइज्ड माइंड मैप्स बना दूं इंशाल्लाह ताला, कि जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाए। सही है? इस तरह से दिस इज़ हाउ इट फॉलोज। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह का माइंड मैप बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक हम रिवीजन में लेकर आना चाह रहे हैं, हम उसके इस तरह से माइंड मैप्स क्रिएट कर दें आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इसी के थ्रू हम माइंड मैप्स के थ्रू रिकैप करें, ठीक है? हम माइंड मैप्स के थ्रू रिकैप कर लें। चैप्टर आपके पास है, लेक्चर्स आपके पास हैं, मुझे पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिकैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर ये माइंड मैप्स हमारे पास कैसे आएंगे? यही है ना सवाल आपका, यही होगा, हमारे पास ये माइंड मैप्स कैसे आएंगे? तो ये माइंड मैप्स आपके पास ऐसे आएंगे कि मैं ये करूँगा कि फिर ये सारे माइंड मैप्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा, खोल लूँगा, इसके सारे नोड्स खोल लूँगा, क्योंकि ये माइंड मैप बहुत ख़तरनाक हद तक एक्सटेंड होगा, ठीक है? उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर या PDF फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, सही है? और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, चाहिए? ये मैंने आपको अपना टारगेट बता दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट को मैं जितना आसान कर सकता हूँ कर दूँ। माइंड मैप की मदद से आप लोगों को चीज़ें रिटेन रखना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली और ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? कि एक चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, फिर हर चीज़ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये माइंड मैप से आपको ख़ास तौर पर बिजनेस इनकम में, कैपिटल गेन में, सैलरी के अंदर, तो मुझे थोड़ा इस पर टाइम लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हर रिवीजन लेक्चर से पहले, हर लाइव रिवीजन से पहले मैं आप लोगों के लिए ये माइंड मैप्स प्रिपेयर कर लूँ इंशाल्लाह। वादा नहीं कर रहा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि ये इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स के आप लोगों को मैं एक दे दूँ, क्योंकि इसमें एक ऑटोमेटिकली माइंड मैप बन जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो माइंड मैप होता है वो बिल्कुल बेकार सा होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स देनी पड़ती हैं, इसको सीक्वेंस बतानी पड़ती है, स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, तब जाके फिर ये माइंड मैप, सोफिस्टिकेटेड माइंड मैप क्रिएट हो पाता है इससे, ठीक है मेरे बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम बैक। अच्छा, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ये आपको इनिशियल लेक्चर्स में मिलेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्विकली बस रिकैप करूँगा। देखो, टैक्सेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दो ब्रॉड टैक्सेस आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? अच्छा, तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले आपके पास ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारे पास टैक्सेस आ जाते, टैक्स की हम बात करते हैं, टैक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो सर टैक्स में हम किन टैक्सेस की बात करेंगे? हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे और हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स
एक ही बंदे पर होता है। मिसाल के तौर पर कौन से टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस है? इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इसको और आसान कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई होता है। मेरी इनकम पर अप्लाई होगा, परसेंटेज होगा, मेरी इनकम पर अप्लाई होगा, और मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं वो टैक्स पे करूं। टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है और मेरे लिए यानी इंडिविजुअल के लिए यानी टैक्स पेयर के लिए एक एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट टैक्स की मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है हमारे पास इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम जिसकी होती है उसी के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होता है। तो डायरेक्ट बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम पर्सन। वही बंदा जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। हाँ, विद होल्डिंग के एस्पेक्ट्स आएंगे, लेकिन फिर भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पर्सन whose income is being taxed। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होते, लेकिन है तो ये टैक्सेस, जाते तो ये जेब से हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ये इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं। इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं। कैसे इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि देखो आपकी अगर जेब से निकलना है तो इसका मतलब ये है कि ये बर्डन तो आपकी इनकम पर ही है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मेन बात क्या होती है? बर्डन इज ऑन द एंड कंज्यूमर। बर्डन किस पर होता है भाई? एंड कंज्यूमर पर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन आपके पास एंड कंज्यूमर पर आ जाता है। अच्छा, और ये इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, या जो जितने गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी टैक्स देना। मिसाल के तौर पर, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जब आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तो आप इस बात को जान लेंगे, जांच लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पर आपने मार्केट से बिस्किट लिया, प्रिंस बिस्किट लिया, प्रिंस बिस्किट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है 18% का। मिसाल ले रहा हूँ, 100 रुपये का बिस्किट है, 18 रुपये का सेल्स टैक्स, 118 रुपये का बिस्किट पड़ा आपको। अब ये आपने दुकान वाले को 118 रुपये दिए, यानी ये 18 रुपये भी आपकी ही जेब से निकले। यानी आपने बिस्किट 118, आप ये बोलोगे यार 118 रुपये का बिस्किट खाया मैंने, इसका मतलब कि ये बर्डन एंड कंज्यूमर की जेब पर जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर दो लोगों ने प्रिंस बिस्किट लिया, एक की सालाना इनकम है 1 करोड़ और एक की सालाना इनकम है 20 लाख रुपए। दोनों ने एक प्रिंस बिस्किट लिया और दोनों ने 18 रुपए का प्रिंस बिस्किट के ऊपर सेल्स टैक्स पे कर दिया। तो क्या ये डायरेक्टली उनकी इनकम पर लगा? आंसर इज नो। लेकिन 18 रुपये अगर 20 लाख कमाने वाले आदमी ने, एनुअली बात कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए कमाने वाले आदमी ने भी एक बिस्किट पे 18 पे किया, और मिसाल के तौर पर पूरे साल के अंदर वो 100 बिस्किट्स खाता है, तो वो 1800 रुपये पे करेगा। और जो जिस साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है, वो भी साल के 100 प्रिंस बिस्किट खाता है, वो भी 1800 रुपये पे करेगा। तो हमने कहा सर जिसकी ज़्यादा इनकम है उसने भी उतना ही टैक्स पे, जिसकी कम इनकम है उसने भी उतना ही बिस्किट पे टैक्स पे किया। हमने कहा जी ऐसा ही है, इसीलिए कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो महंगाई को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको टैक्सेस लगाने हैं तो आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं जो इनकम पर लगते हैं। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया तो ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर लगेंगे, इससे गरीब मुतासिर होगा, महंगाई बढ़ेगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, FED। जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अच्छा भाई, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनकम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनकम टैक्स में जब हम पढ़ते हैं, इनकम और टैक्स दो बातें हैं, इनकम और टैक्स दो बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखना होता है कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें ऑर्डिनेंस में भी मिलती है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार नहीं होगी। तो इनकम किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसीट कितनी तरह की होती हैं। तो हमने कहा सर रिसीट 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट और एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। एक को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हम उसको बोलते हैं जो इनकम होती है, और कैपिटल रिसीट हम उसको बोलते हैं जो रिसीट तो होती है, माल तो आ रहा है, लेकिन इनकम ट्रीट नहीं होगी। क्योंकि टैक्स की दुनिया में हम जहाँ ये कहने लग जाएंगे कि ये चीज़ इनकम है, टैक्स वाला आ जाएगा बोलेगा फॉरेन एक्सपोजर टैक्स दो। तो हमें बड़े एहतियात से कहना है कि कौन सी चीज़ इनकम है, कौन सी चीज़ इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पर मैंने अपने वालिद से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो क्या ये इनकम है? इज इट इनकम? आंसर इज नो, इट इज नॉट इनकम। ये तो मैंने लोन लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब सर रिसीट तो है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये इनकम नहीं है, तो ये कैपिटल रिसीट लग रही है। हमने कहा जी। अच्छा, तो रिसीट
दो तरह की हैं, रेवेन्यू रिसीट भी है, कैपिटल रिसीट भी है। रेवेन्यू रिसीट को हम इनकम कहते हैं और कैपिटल रिसीट को हम इनकम नहीं कहेंगे। उसका क्राइटेरिया क्या है, आओ देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट जितने भी हेड्स ऑफ इनकम हैं जिसमें हमारे पास इनकम फॉल कर रही है वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल्स हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे की सारी हमारी इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम में जितनी भी इनकम गिर रही है वो हमारी इनकम। लेकिन सर क्या रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी इनकम होती है? लेकिन नहीं, अगर लॉ ने स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस दे दी हैं तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट इनकम में नहीं जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, जैसे ग्रेचुइटी फ्रॉम अप्रूव्ड फंड। कैपिटल रिसीट, सर क्या कैपिटल रिसीट इनकम होती है? हमने कहा कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती, दिस इज नॉट इनकम। नॉट इनकम। एग्जाम्पल, पॉकेट मनी मिल गई आपको, वेडिंग गिफ्ट मिल गए, इनहेरिटेंस वगैरह मिल गई, ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह मिल गई आपको, तो ये सारी की सारी कैपिटल रिसीट है, ये इनकम नहीं होती। सर किसने बोला इनकम नहीं होती? अभी हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान जाओ इनकम नहीं होती, फिर किसने कहा ये बताते हैं। लेकिन अगर लॉ कहेगा कि कैपिटल रिसीट में से भी किसी चीज को जबरदस्ती इनकम बना दो, जैसे यहां पर लॉ ने क्या कहा था, इनकम है लेकिन अगर उसको आप एग्जेम्प्ट कर दो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फिर वो इनकम नहीं रहेगी। इसी तरह अगर लॉ कह दे कि कोई अमाउंट इनकम नहीं है, जबरदस्ती की हम कह रहे हैं इनकम बना दो, तो ये इनकम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर गिफ्ट अगर आपको मिले और नॉन रिलेटिव से मिले तो वो आपकी इनकम बन जाएगा एज पर सेक्शन 39 हम देखेंगे IFOS में, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको टेनेंट से मिलता है तो ये कोई आपकी इनकम नहीं है, आपने वापस करना होता है, लेकिन लॉ कहता है, सेक्शन 16 कहता है कि ये आपकी इनकम में जाएगा। इसी तरह लोन अगर आपने कैश में रिसीव कर लिया तो रहता तो वो लोन ही है, लेकिन लॉ कहता है क्यों लिया कैश में, बिजनेस बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए था, अब ये तुम्हारी इनकम बना देंगे हम। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसका मतलब सर कि ये तो आपने बता दिया, ये वो कॉमन एग्जांपल्स आपने बता दी जो हमारे जहनों में थी, जो हमें पता थी, जो हमारे नज़रों से कहीं ना कहीं गुजरी हुई थी। लेकिन अभी भी क्राइटेरिया नहीं समझ आया कि ये अगर सैलरी इनकम में जा रहा है तो ये इनकम में क्यों जा रहा है, ये क्यों कैपिटल रिसीट नहीं है? अभी भी क्राइटेरिया नहीं समझ आया। ये तो समझ आ गया कि होता क्या है, रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती है। रेवेन्यू रिसीट क्यों इनकम होती है, क्यों वाली बात नहीं समझ आई। तो हमने कहा रेवेन्यू रिसीट को मज़ीद समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिसीट्स की टाइप्स, रिसीट्स जनरेटेड विद एक्टिविटी एंड रिसीट्स जनरेटेड विदाउट एक्टिविटी। रिसीट्स जनरेटेड विद एक्टिविटी, विद एक्टिविटी में भी सब दो कैटेगरीज आती हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। सर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? जहां पर इंटेंशन है टू अर्न इनकम, टू अर्न इनकम, सेल, परचेज, सर्विसेज दी जा रही हैं, क्यों? टू अर्न इनकम। तो इंटेंशन क्या है यहां पर? टू अर्न इनकम। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद आपकी इंटेंशन क्या है कि आप क्या जनरेट कर लो, इनकम, कमाई कर लो, माल बना लो। इसके क्या इंडिकेटर्स हैं? कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो या क्वांटिटी में कर रहे हो, इसका मतलब कि यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग इनकम आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर में पड़ा हुआ पुराना अपना सोफा बेच दिया 10 साल पहले का, क्योंकि मुझे चेंज करना है, तो इसको बेचने में मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं ये सोफ़ा बेचूंगा तो मेरे पास माल आएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा। ना ना ना, मेरी इंटेंशन इसको बेचकर अर्न करने की नहीं है, मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, मेरी इंटेंशन टू अर्न इनकम नहीं है, ये पर्सनल एसेट की सेल है, ये मेरी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन क्या एक्टिविटी है? जी है। सोफ़ा का बायर ढूंढूंगा, बेचूंगा, ऐड लगाऊंगा, उठा के लेके जाऊंगा, मिसाल ले रहा हूँ मैं। एक्टिविटी तो है, हरकत तो है, हरकत तो है, बरकत भी हो रही है। हमने कहा लेकिन यह है नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने कहा जो ऐसी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर, तो वो होती हैं कैपिटल रिसीट्स।
वो क्या होती हैं भाई? कैपिटल रिसीट्स। और जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती है जिसमें इंटेंशन ही ये है कि टू जनरेट इनकम, वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने कोई पर्सनल सोफा बेच दिया, पर्सनल फ्रिज बेच दिया, ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो सर इससे आने वाले जो पैसे हैं क्या वो इनकम नहीं है? नहीं है। एग्जाम्पल, पर्सनल कार बेच दी, पर्सनल सेलफोन बेच दिया, सर इससे आने वाले पैसे इनकम नहीं है? नहीं, इनकम नहीं है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है सर? वो क्या एक्सेप्शन है? हमने कहा वो एक्सेप्शन है सेल ऑफ स्पेसिफाइड पर्सनल एसेट्स अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। एक सेक्शन आने वाला है, पढ़ेंगे, बड़ा मशहूर ज़माना सेक्शन है, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। ठीक है, वो ये कहता है कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो भले तुम्हारे पर्सनल हैं, भले मूवेबल हैं, लेकिन उनको जब बेचोगे तो गेन इनकम में जाएगा। वो जब हम देखेंगे तो देख लेंगे क्या है वो। और सर ऐसा भी होता है कि रिसीट्स जेनरेटेड विदाउट एक्टिविटी, रिसीट्स जनरेटेड विद एक्टिविटी, हरकत हुई, हरकत में बरकत हो गई, हरकत में बरकत हो गई। सर उस बरकत में नीयत भी हमारी इनकम अर्न करने की थी, तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो गई। सर वो हरकत में बरकत तो हो गई, लेकिन हमारी इनकम जनरेट करने की एक्टिविटी नहीं थी। सेलफोन बेच तो दिया हमने, 50,000 का लेके, मार्केट बढ़ गई थी, 70 का बेच दिया, 20,000 का नफा भी हो गया, लेकिन ये इनकम नहीं है। गाड़ी हमने 25 लाख की ली थी, डॉलर के चक्कर में एप्रिसिएशन हो गया, हमने 25 लाख लेकर 3 साल चला कर भी गाड़ी 30 लाख में बेची, 5 लाख का गेन आ गया सर, तो क्या ये इनकम में जाएगा? आंसर इज नो, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसीट जनरेटेड है जी, विद एक्टिविटी है जी, है। इनकम जनरेटिंग है, नॉन इनकम जनरेटिंग? हमने कहा नॉन इनकम जनरेटिंग, तो आपने कहा सर ये कैपिटल रिसीट है। रिसीट जनरेटेड विदाउट एक्टिविटी। अच्छा, अगर रिसीट जनरेटेड विदाउट एक्टिविटी है और वो वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर आपको कोई पैसे वैसे मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही है, वेडिंग वगैरह पे गिफ्ट मिल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। अच्छा, ये क्या होगा? कैपिटल रिसीट से गिफ्ट मिल गया, पॉकेट मनी मिल गई, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, अगर आप एक्सेप्शन में फॉल कर जाते हैं तो फिर वो अमाउंट क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिसीट। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से गिफ्ट रिसीव कर लिया जो कि मेरा रिलेटिव नहीं है, उसने मुझे 2 लाख रुपए की घड़ी दे दी, क्या ये इनकम है? आंसर इज यस, ये इनकम है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। वॉलंटरी बेस पे दी है सर, मैंने गन पॉइंट पे थोड़ी निकलवाई उससे, और ये रिसीट जनरेट हुई है विदाउट एक्टिविटी, कोई अपनी हरकत भी नहीं करी। ठीक है, तो हमने कहा सर अगर गिफ्ट मिले नॉन रिलेटिव से तो ये एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि फिर ये सीआर की भी एक्सेप्शन है, फिर ये कैपिटल रिसीट में नहीं जाएगा, फिर ये इनकम बन जाएगा। तो अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलते हैं तो सेक्शन 39 के तहत वो इनकम बन जाता है, याद रहेगा। सेक्शन 39 के तहत अगर हमें कोई गिफ्ट मिले और किससे मिले? नॉन रिलेटिव से मिले। मिसाल के तौर पर आपके अबू के दोस्त ने आपको 4 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, बोला भाई आप बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सीए फाइनल की एग्जाम पास कर लिया, ये लो मेरी तरफ से 4 लाख का इनाम ले लो। आप फौरन उनको कहेंगे अंकल अंकल आप ये जो गिफ्ट दे रहे हैं, आप मेरे रिलेटिव थोड़ी हैं, आप मुझे गिफ्ट देंगे, मेरी इनकम में चला जाएगा, टैक्स हो जाएगा। अंकल बोलेंगे सटिया गया, ये पागल हो गया, ये पेपर पास करके सीए के पेपर पास पढ़ पढ़ के पगला गया, मैं इसको कह रहा हूँ लो पैसे ले लो, वो कह रहा है इस पर टैक्स लग जाएगा। हाँ वाकई लग जाएगा, क्योंकि आप मेरे रिलेटिव नहीं हैं। तो क्या किया जाए? ऐसे लोगों को मना कर दिया जाए कोई गिफ्ट ना दें? हमें कहा नहीं नहीं, इसके और तरीके होते हैं कि किस तरह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीका तो बाहर इसका कोई नहीं है कि हम इसको अवॉइड कर पाए। सही, लीगल राइट या तो लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाए, हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी लेकिन हमारा लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ तो देखो वॉलंटरी बेसिस पर गिफ्ट विफ्ट मिल रहा था,
बर्थडे पार्टी है, वेडिंग है, कोई अगर आए तो गिफ्ट दे दे, अच्छी बात है, नहीं दे तो भी हम उसको ऑब्लिगेट तो नहीं कर सकते कि आप गिफ्ट दो। यानी हम, ये तो हमारा हक है भाई, हम शादी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से शादी कर रहे हैं, इतनी ख्वारियाँ आगे जाके हमें झेलनी पड़ेंगी, तो वी डिजर्व द अमाउंट भाई, वी अर्न इट एंड यू हैव टू गिव अस। ऐसा कोई नहीं करता, देने वाला देगा तो देगा, नहीं देगा नहीं देगा, वॉलंटरी बेसिस पर। लेकिन कुछ जगहों पर लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। क्या इस्टेब्लिश हो जाता है? लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। हमने कहा जहाँ लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाए वहाँ फिर हम सीरियस हो जाएंगे, और जहाँ हम सीरियस हो जाएंगे वहाँ लॉ भी सीरियस हो जाएगा। जैसे कोई प्राइज़ है, कोई स्कीम है, जी तो पाकिस्तान से कोई प्राइज़ मिल गया, कोई PSO का स्क्रैच कार्ड आपने स्क्रैच किया, आपको कोई प्राइज़ मिल गया, प्राइस बॉन्ड आपका खुल गया, तो ये सारे आपके लीगल राइट्स हैं, ये सब टैक्सेबल है। क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया है और ये टैक्सेबल है। सर लीगल राइट में भी कौन सी अमाउंट्स टैक्सेबल नहीं होती? हमने कहा उसकी एक्सेप्शन है शरिया राइट्स, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है भाई? इनहेरिटेंस की अमाउंट मिल रही है या हक महर की अमाउंट मिल रही है, ठीक है, तो हमने कहा ये शरिया राइट्स है, ये टैक्सेबल नहीं होते। अच्छा भाई, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नोटिंग। अच्छा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ बातें हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इस पूरे ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं यहाँ एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, क्योंकि अब ये चौदह शेड्यूल्स नहीं रहे हैं, अब ये हो गए हैं 15 शेड्यूल्स, ठीक है, 15 शेड्यूल्स हैं। अच्छा भाई, तो मुख्तसरन अगर मैं 1 मिनट दीजिएगा बेटा सिर्फ, तो ये इतना बड़ा माइंड मैप इसने बोला मैं प्रिंट करने से इनकार करता हूँ, मेरी माजरत को कबूल कर लीजिए। हम कह रहे हैं भाई तुमको मसला क्या है? टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हैंडआउट के अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, बस जरा हम क्विकली इसको ओवरव्यू लेंगे, क्विकली गो थ्रू करेंगे। लेक्चर्स तो आप लोग देखेंगे। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की, तो हमने कहा ऑर्डिनेंस में 13 चैप्टर हैं, 242 सेक्शंस हैं और 15 शेड्यूल्स हैं, साथ में रूल्स अलग हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, SRO, हर साल फाइनेंस एक्ट आता, चेंजेस होती हैं, एप्लीकेबल रहती हैं आपके लिए, 2 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहती हैं, और केस लॉज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लॉ की फॉर्मेशन में किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा सर्कुलर्स लिखे हुए हैं, सर्कुलर लेटर्स भी होते हैं। सर्कुलर लेटर्स बाइंडिंग नहीं होते टैक्स पेयर के ऊपर, सर्कुलर्स अल्लाह भला कर दे, नोटिफिकेशन, SRO, सर्कुलर्स, ये सारे के सारे सर्कुलर्स भी टैक्स डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं। लेजिस्लेटिव, अच्छा अब जो एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जो लॉ का पार्ट बन जाता है, वो जाहिर सी बात है हम पर भी लागू होता है। अच्छा भाई, और मुख्तसरन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 2 के सेक्शंस हैं, ठीक है। फिर चैप्टर जो है पार्ट में सब डिवाइडेड हैं,
डिवीजन पार्ट जो है वो डिवीजन में सब डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है, चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं, चैप्टर्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं, उसके डिविजन्स हैं और उसके सेक्शंस हैं। फिर हमारे पास शेड्यूल्स हैं, जो 15 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स के अंदर भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स में डिविजन्स हैं, डिवीजन में क्लॉजेज। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है भाई, सारी बातें हमने पढ़ ली, सारी बातें हमने पढ़ ली, सारी बातें हमने माइंड मैप के थ्रू पढ़ ली, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। मैं एक चीज़ देख रहा था कि क्या क्या नोटिंग्स मेरी हुई हुई हैं तो जो मुझे काम आ जाएंगे। अच्छा भाई, फिर शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स 15 शेड्यूल्स हैं। कुछ मोटे मोटे शेड्यूल्स के नाम, टैक्स रेट्स, फर्स्ट शेड्यूल टैक्स रेट्स का है, सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशंस का है। और अगर आपको देखना है अल्लाह भला कर दे, थर्ड शेड्यूल डेप्रिसिएशन का है, फोर्थ शेड्यूल इंश्योरेंस का, फिफ्थ शेड्यूल एक्सप्लोरेशन बिजनेस से रिलेटेड, सिक्स शेड्यूल रिकग्नाइज अप्रूव सुपरएनुएशन फंड कैसे होगा, क्या हो, बैंकिंग कंपनी, कैपिटल गेन लिस्टेड कंपनीज, रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेडर फॉलिंग अंडर 99(8), इनएक्टिव टैक्स पेयर, जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, 10 शेड्यूल बताएगा। बिल्डर डेवलपर की गेन निकालने के लिए 11 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, 13, 14 और 15 नया शेड्यूल है इस दफ़ा। अच्छा भाई, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, लीगल स्टेटस ये जो नया 2001 का ऑर्डिनेंस है, ये जुलाई 1, 2002 को एप्लीकेबल हो गया होल पाकिस्तान एंड सुपरसीड्स अदर लॉज एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर हमारे पास इनकम की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 की। इनकम कहती है इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो हमने कहा सर एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब क्या, इसने क्राइटेरिया तो नहीं बताया। हमने कहा हाँ, ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन ने क्राइटेरिया नहीं बताया, लेकिन क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। फिर रिसीट के अंदर विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी के अंदर आपने इंटेंशन टू जनरेट इनकम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी देखी आपने और उसके ऊपर फतवा लगा दिया कि ये इनकम है, इनकम की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जिसमें मकसद हमारा इनकम जनरेट करना नहीं है लेकिन फिर भी माल पानी बन गया है, वो कैपिटल रिसीट, इनकम में नहीं जाएगी। अच्छा भाई, और फिर विदाउट एक्टिविटी वाली आ जाती है। विदाउट एक्टिविटी वाली के अंदर हमने देखा कि जो भी नॉन रिलेटिव से लिया जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसी से लोन आपने लिया है कैश में, रिलेटिव से भी लिया हो कैश में, तो भी टैक्स हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा भाई, तो इनकम की डेफिनेशन में चार्जेबल अमाउंट में वो वाला पूरा लेक्चर आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला, विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी, ये सब बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। अब इनकम में एफटीआर की कलेक्शंस भी हैं। एफटीआर क्या है ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। एफटीआर पीटीआर क्या है क्या नहीं है देखेंगे, अगर अभी आज टाइम हुआ तो आज इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास। एफटीआर और पीटीआर का कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट मुख्तसरन बता देता हूँ मैं, कि जब हम एक तो होती है नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर जो इनकम आती है उसके टर्नओवर में से उसके एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से हालात और वाक़यात पेश आते हैं। कुछ इस तरह से हालात और वाक़यात पेश आते हैं। देखें, सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, आईएफओएस है, बिजनेस इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है। सबका माल पानी जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू, टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स, हमने सबकी टॉप लाइन लिख ली। हमें बाकी के हेड्स का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बिजनेस इनकम तो आपने बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बहुत बनाए, तो आपको पता है कि सर टर्नओवर में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं तो इनकम या लॉस आता है। तो हमने कहा भाई सेम प्रिंसिपल जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ पर भी चलेगा, ये भी तो इसके भाई हैं। मैं कहा जी चला लो भाई, आईएफओएस पे चल गया, सीजी पे चल गया, आईएफई पे चल गया, लेकिन
सैलरी वाले ने कहा हम अपने में से कोई एक्सपेंस अलाउ ही नहीं करते, आप लेस कर ही नहीं सकते। सैलरी बहुत नखरे वाली, बहुत मिजाज वाला हेड ऑफ इनकम है। अच्छा, फिर एग्जेम्प्ट इनकम को हमने अलग ही लिख दिया, वो किसी हेड की सबऑर्डिनेशन में नहीं आएगी, वो किसी हेड के अंडर नहीं आएगी एग्जेम्पशन, क्योंकि जब इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो हेड से निकल जाती है। मिसाल ले रहा हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो एग्रीकल्चर तो बिजनेस होता है, सर बिजनेस इनकम में जानी चाहिए, हमने कहा नहीं, नहीं जाएगी। Are you getting this? एग्जेम्प्ट को अलग लिखते हैं। तो हमने कहा सर फिर टोटल इनकम कैसे आती है, इन सब को मिला के टोटल इनकम आती है। इन सब में से डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस कर दिए जाएं तो टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दिया जाए और डिडक्टिबल अलाउंस लेस कर दिए जाए तो टैक्सेबल इनकम पर पहुंच जाएंगे। ये बात आगे आएगी अगले चैप्टर में। अभी बताना आपको ये मकसूद था कि जो एफटीआर की इनकम होती है, एफटीआर की, ये तो एनटीआर की इनकम है ना, एनटीआर की इनकम में पैसे आए, उसमें से खर्चा लेस किया और फिर टैक्स हुआ। एफटीआर की इनकम जो है वो ग्रॉस प्रोसीड्स पर टैक्स होती है, ग्रॉस प्रोसीड्स पर टैक्स होती है। ठीक, क्यों, क्या, कैसे, ये डिटेल लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। ग्रॉस प्रोसीड्स पर टैक्स होती है जो बिजनेस इनकम होती है, पूरी बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है भाई, ये ग्रॉस रिसीट्स में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो जो बिजनेस इनकम आएगी। तो बिजनेस इनकम हमारे लिए नया नहीं है, बिजनेस इनकम हम पढ़ते आए हैं, अकाउंटिंग में पढ़ते आए हैं, नया नहीं है बिजनेस इनकम हमारे लिए। और हमें पता है कि सर टर्नओवर में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो ही इनकम आती है। तो यही प्रिंसिपल गोज वेल विद ऑल अदर हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी में से हम कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। जब हम इन सबको सम करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। टोटल इनकम में से हम कुछ चीज़ों को हटा देते हैं तो फिर टैक्सेबल इनकम आती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एफटीआर की इनकम को हमने कहा कि इसको इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया। बेसिकली देखा जाए तो एफटीआर किस पर लग रहा होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, मैंने यहाँ से बैठकर यूके के अंदर सर्विसेज दी। अब सर्विसेज मैंने दे दी और मुझे यूके का टैक्स कटने के बाद, यूके का टैक्स कटने के बाद मिसाल ले रहा हूँ 10 लाख मिल गए। अगर यूके के साथ मेरी टैक्स, अभी हम देखेंगे, मैं अभी भारी भारी अल्फाज यूज कर दूंगा, आप परेशान ना हो जाए। तो लॉ ये है कि जैसे ही प्रोसीड्स आएगी बैंक अकाउंट के अंदर 1% इसका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑन सर्विसेज का टैक्स कट जाएगा। तो इसका मतलब सर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑन सर्विसेज एफटीआर में हुई जी। ओके, तो जो ग्रॉस रिसीट्स जैसे ही बैंक अकाउंट में इन होती है उस ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर 1% लग जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर जो 1% लग जाता है, क्या ये चीज ठीक है? अच्छा भाई, तो अब मिसाल के तौर पर बेटा 1 मिनट आप लोग दीजिएगा थोड़ा सा जरा। हर टर्नओवर में से, रिसीट्स में से, सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। लेकिन हमने कभी एफटीआर में से हम देखेंगे कि कुछ इनकम ऐसी आएगी कि जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा। लॉ बोलेगा इसके प्रॉफिट को निकालने की जरूरत नहीं है। लॉ क्या बोलेगा? इसके प्रॉफिट को निकालने की जरूरत नहीं, इसका टर्नओवर
पर ही हम 1% लगा देंगे, बस ख़त्म हुई कहानी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज FTR में फॉल करता है। तो अब वो जो 1% लगेगा उसकी प्रोसीड्स पर लगेगा। तो क्या प्रोसीड्स इनकम है? हमने कहा प्रोसीड्स तो इनकम नहीं होती। प्रोसीड्स में से एक्सपेंसेस लेस हो जाए फिर इनकम आती है। हमने कहा सर ये 1% प्रोसीड्स पर लग रहा है। जी लग रहा है। तो प्रोसीड तो इनकम नहीं होती। ओहो फंस गए, अब क्या होगा? सर ये तो इनकम टैक्स ही नहीं हुआ। इनकम पर टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स होता है, प्रोसीड्स तो हम इनकम नहीं बोल सकते। हमने कहा आप नहीं बोल सकते, लेकिन लॉ ने अपनी डेफिनेशन बदल दी इस खातिर। और लॉ ने क्या कह दिया? लॉ ने क्या कह दिया? लॉ ने कह दिया लॉ ने कह दिया कि वो अमाउंट जो FTR के तहत कलेक्ट की जाएगी वो भी इनकम है। देख भी सकते हैं हम लोग। चलो ये रही डेफिनेशन। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर FTR, वो हटा दो। क्यों हटा दो सर? इनकम में डाल दी, जबरदस्ती डाल दी। वरना अगर FTR यानी ग्रॉस प्रोसीड्स पर कोई टैक्स लग रहा है तो वो इनकम पर टैक्स थोड़ी है। वो इनकम थोड़ी है जिस पर टैक्स लगा, वो तो टर्नओवर है, वो तो प्रोसीड्स है, वो इनकम थोड़ी है। हमने कहा भाई टैक्स वाला इंटरेस्टेड है इस प्रोसीड्स के ऊपर ही, वो टैक्स लगाना चाहता है, इसलिए उसने FTR की प्रोसीड्स को किसका पार्ट बना दिया? इनकम का पार्ट। अब अगर कोई FTR की प्रोसीड्स हैं, बैंक अकाउंट में आ रही हैं, मैंने सर्विसेज दी हैं UK की क्लाइंट को, मेरे बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, मैंने 2000 पाउंड अर्न किए। 2000 पाउंड में से मिसाल के तौर पर 200 पाउंड का UK के अंदर मैंने टैक्स दे दिया। कितना? 2000 में से 200 पाउंड UK के अंदर मैंने अल्लाह भला कर दे टैक्स दे दिया। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर FTR। मेरे बिल्कुल सेंस निकल गया, मैं आपको किस चीज़ की एग्जांपल दे रहा था, अगर आप लोग मुझे कोई रिमाइंड करा दें, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस वक्त जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जब दिमाग के ऊपर जब थकन तारी होती है ना, तो एग्जाम्पल आते हुए निकल जाती है और कुछ का कुछ बोल भी देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने दरगुजर से काम लेना है। अच्छा, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर FTR। प्रोसीड्स पर टैक्स लग जाता है, प्रोसीड्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, उसमें से एक्सपेंस लेस नहीं होगा। मिसाल ले रहा हूँ मैं, प्रॉफिट ऑन डेट। बैंक का जो सूद होगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 आ गया, ₹1,00,000 का 20% टैक्स लग जाएगा। सर एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन सर इनकम तो बोलते ही उसको है जो एक्सपेंस लेस करके आने वाली अमाउंट हो। मैंने कहा इसीलिए इन्होंने ज़बरदस्ती FTR के ऊपर जो सब्जेक्ट, जो FTR के ऊपर कलेक्शन, FTR बेसिस के ऊपर जो ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, तो हमने कहा कि भाई ऐसी हर अमाउंट जिसके ऊपर FTR की बेसिस पर टर्नओवर पर टैक्स लग रहा है वो भी इनकम है। दर हकीकत नहीं है, हम कह रहे हैं तो मान लो आप इनकम है, हम लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से वो इनकम है। इसका मतलब अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ पैसे दिए, 1800 रुपये, याद आ गया, मैंने क्लाइंट को UK में सर्विसेज दी, क्लाइंट ने मुझे 2000 पाउंड भेजे, 200 रुपये वहीं टैक्स काट लिया, मुझे कितने मिले? मुझे कितने मिले? 1800। 1800, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो जो भी ग्रॉस प्रोसीड्स होंगी उसके ऊपर क्या कट जाएगा भाई? 1% का टैक्स कट जाएगा। अगर 1800 ही पता है बैंक को, तो बैंक 1800 के ऊपर टैक्स काट लेगा। और अगर बैंक को ये पता है कि भाई ग्रॉस प्रोसीड्स तो 2000 थी, तो बैंक 2000 पे काटेगा। लेकिन आइडियली, लॉजिकली ये हो रहा होता है कि जो प्रोसीड्स आ रही होती है उस पर कट रहा होता है। इनकम नहीं है, लेकिन सर हमने ज़बरदस्ती इनकम की डेफिनेशन में तो डाल दिया ना। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई अमाउंट ऐसी जो इनकम दर हकीकत तो नहीं है, लेकिन हमने उसको ज़बरदस्ती की इनकम बना दिया। मिसाल के तौर पर कोई अमाउंट इनकम नहीं है,
लेकिन लॉ कह रहा है, हम कह रहे हैं इनकम है तो इनकम है, इनकम है तो इनकम है। जैसे टेनेंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया, लॉ बोलता है, आईएफपी में जब हम पढ़ेंगे आप जाएंगे, लॉ बोलता है, अच्छा आमतौर पर आप अकाउंटिंग इसकी प्रैक्टिस देखेंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में कैश या बैंक डेबिट हो गया, लोन या लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, ऐसे ही ऐसा है कि नहीं। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होता है कि कोई भी नया टेनेंट जब घर में आता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है 5 लाख का 10 लाख का, और वो कहता है जब मैं छोड़ के जाऊंगा ये पैसे लेके जाऊंगा, सिक्योरिटी रखो, कहीं मैंने किराया विराया नहीं दिया, डंडी मारी, तो आप सिक्योरिटी को यूज़ कर सकते हो। तो सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी, वो यूज़ की नहीं जाती, एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर की जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी घर ले लिया, अब किसी टेनेंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर लिया, रेंटल इनकम तो उसकी 1 महीने बाद शुरू होगी, 2 महीने बाद शुरू होगी, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डे 1 से ले लिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या टैक्सेबल होगा, आंसर इज यस, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि लॉ का 15A या 16 सेक्शन नंबर है, वो खास तौर पर कहता है कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, ठीक है, तो उसको आपने टैक्स करना है इन 10 years security deposit is received from tenant ठीक है बेटा, in 10 years in equal proportion। जिस साल रिसीव हुआ वो साल भी काउंटिंग में आता है, यानी C+9 की बात हो रही है, मैं लिख भी दूं इधर, आप लोग परेशान ना हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये इनकम देखा जाए तो है नहीं, लेकिन लॉ बोलता है आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो उसको आप टैक्सेबल करोगे। ये क्या बात हो गई सर, ये क्या अंधी मचा के रखी है, हमने कहा जी लॉ ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, तो एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। और आखिरी क्या है, एनी लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम में क्या बात आ जाएगी, मिसाल ले रहा हूं मैं, लॉ में हम जगह जगह पढ़ेंगे, किराएदार को किराए पे दे दिया, जी दे दिया, एक्चुअल किराया कितना है 80,000 रुपए, फेयर मार्केट रेंट तो लाख चल रहा है, आपने 80 में क्यों दे दिया, सर ऐसे ही दूर का जानने वाला था, तो हमने कहा ठीक है आपको तो 80 मिलेंगे, यानी साल के 9,60,000, लेकिन असल में इसका मार्केट रेंट था 11 लाख, ठीक है भाई, इसका मार्केट रेंट क्या था भाई, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था रेंट, अच्छा अल्लाह भला कर दिया, मैंने रेंट पे अपने किसी दोस्त को दे दिया और वो मुझे दे रहे 80,000 रुपये, मार्केट में उसी इलाके के अंदर रेंट चल रहा है 1,00,000 रुपए का, तो लॉ बोलेगा क्या करो आप, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, जहाँ टैक्स लगाने की बात आती है वहाँ टैक्स वाले को हायर की लिमिट बड़ी पसंद है, तो हमने कहा लॉस ऑफ इनकम के अंदर मिसाल के तौर पर लॉस ऑफ इनकम में एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। एक्चुअल रेंट तो कम है, मार्केट रेंट तो ज्यादा है, तो लॉ बोल रहा है ये जो कम है, ये जो ज्यादा है, ये कम का गैप तुम्हें रखा ना भाई, तुम्हारी मर्जी से तुमने कम रखा ना। आर यू गेटिंग दिस, लॉस ऑफ इनकम, हम तो बोलेंगे भैया हम तो टैक्स किस पे लगाएंगे, मार्केट वैल्यू पे लगाएंगे, जो मार्केट वैल्यू, ठीक है बेटा, तो लॉस ऑफ इनकम, एक्चुअल प्रोसीड्स और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हाई, एक्चुअल
एक्चुअल रेंट देखो नींद में क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल रेंट वर्सेस फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। तो हमने कहा सर एक्चुअल रेंट तो 80,000 ले रहे हैं हम, दोस्त को दिया है किराए पे, 80,000 इंटू 12 960। फेयर मार्केट रेंट कितना चल रहा है बरखुरदार सर, ₹1,00,000 चल रहा है, 1,00,000 इंटू 12 12 लाख। आपने कितना रिसीव किया है 960, अगर आप मार्केट रेट पर दे देते मिलता कितना 12 लाख। तो लॉ ये कह रहा है कि ये जो लॉस ऑफ इनकम है, ये जो लॉस ऑफ इनकम है वो भी इनकम है, वो भी क्या है इनकम है, क्योंकि लॉस ऑफ इनकम हो गया ना, देखो ना लॉस ऑफ इनकम हो गया। एक्चुअल रेंट था मिसाल के तौर पर पूरे साल का, ठीक है, और फेयर मार्केट रेंट था मिसाल के तौर पर 12 लाख रुपए का, पूरे साल की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, फेयर मार्केट रेंट अगर मिसाल के तौर पर फेयर मार्केट रेंट है 1,20,000, 1,20,000, सॉरी 1,20 नहीं, माय बैड, अच्छा भाई, आपने घर दिया हुआ है 960 पर, फेयर मार्केट रेंट है 12 लाख रुपए का, आपने अपनी मर्जी से अपना लॉस ऑफ इनकम किया है। हम एफबीआर वाले हैं, हम गवर्नमेंट हैं, हम अपना लॉस ऑफ इनकम नहीं करेंगे, तो हम किस पर टैक्सेबल करेंगे? ठीक है भाई, आर यू गेटिंग दिस? तो पूरे साल का ये रेंट होगा जो हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, काउंटिंग में लेंगे, अनटिल अनलेस। ठीक है भाई, कोई और बात बताई गई हो तो फिर से बता दूं, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट वाली बात है। कोई भी अमाउंट जिसको लॉ बोल दे कि ये एफटीआर पे टैक्स कटेगा तो उसका ग्रॉस प्रोसीड के ऊपर ही टैक्स कट जाएगा, उसको एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने की इजाजत नहीं होगी, आगे देख लेंगे हम। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एनी लॉस एंड एनी लॉस ऑफ इनकम। तो बेटा एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, ये मैंने बता दिया आपको, कोई अमाउंट इनकम है नहीं। मिसाल ले रहा हूँ, कैश में लोन मिल गया, कैश में लोन मिल गया तो सर लोन ही है ना? नहीं, कैश में मिला है, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मिला है, तो ये इनकम बन जाएगा ज़बरदस्ती। ऑर्डिनेंस कह रहा है अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। और लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम से मुराद आपको मार्केट में ये घर साल का 12 लाख रुपए दे देता किराए में, आपने दोस्त को दिया 960 मिले आपको, जो लॉस हुआ है वो लॉस ऑफ इनकम भी आपकी इनकम है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरा ये ख्याल है कि आज हम इसको इधर तक ही रखते हैं। मैं थोड़ा सा आज टायर्ड हूँ, थका हुआ, तो हम इसको सैटरडे को इस पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह ताला रिकैप भी कर लेंगे, जब तक आप लोग अपनी वीडियोस भी कंटिन्यू रखें। और कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव जो क्लासेस होंगी हमारी उसके अंदर आप पूछ भी लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज इसको हम इधर तक ही रखते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला सैटरडे को हम आगे की बातें करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने तमाम टीचर्स दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।